हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर सर्वाइवर मूवी को, जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। और इस मूवी के राइटर है गाय बुसिक और लॉरी इवांस टाइलर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैक लिपोस्की और एडम स्टीन ने। फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी फ्रेंचाइज मूवी है जिसने देखा होगा वो जानता होगा कि यह मूवी किस लेवल की होती है। और इस फ्रेंचाइज में जितने भी मूवीज है उन सभी मूवीज में हमने दोस्तों के ग्रुप को देखा है, मगर इस मूवी में हम एक फैमिली को देखने वाले हैं और उस फैमिली को अभी के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। और इसी कारण डेथ उन सभी को बहुत ही भयानक तरह से मारने आई है। और इस मूवी के टाइटल के साथ ब्लड लाइन को जोड़ा गया है, जिसका मतलब है खून के रिश्ते या फिर फैमिली मेंबर। और डेथ उन सभी को एक पैटर्न से मारने वाला है। और यह मूवी उन सभी मूवीज को एक साथ एक लाइन में जोड़ने वाली है जो इसके पहले आ चुकी है। और इस मूवी से जुड़े जितने भी डिटेल्स है वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा कि कैसे यह मूवी सब मूवीज को एक लाइन में जोड़ती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1968 के समय एक रेलवे ट्रैक को दिखाते हुए होती है। उसके बाद हम आयरिस और पॉल नाम के कपल को देखते हैं। पॉल आयरिस की आंखों पर पट्टी बांधी थी, वो इसलिए क्योंकि पॉल उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। और वो सरप्राइज था उस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट टावर, जिसका नाम था स्काई व्यू टावर। और आज उस टावर का ओपनिंग सेरेमनी था। उसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। जब पॉल उसकी आंखों से पट्टी को खोलता है तो आयरिस उस टावर को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा टावर आज से पहले कभी नहीं देखा था। और वहाँ पर शहर के काफी बड़े बड़े लोग आए थे। और तभी वहाँ एक शरारती बच्चा फाउंटेन में से कॉइन चुरा रहा था। यह देखकर वहाँ खड़ा एक गार्ड उस बच्चे को ऐसा करने से मना करता है, मगर वो बच्चा वहाँ से एक कॉइन चुरा ही लेता है। आयरिस जैसे जैसे उस टावर की तरफ बढ़ रही थी, उसके मन में एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। उसके बाद दोनों बाकी लोगों के साथ लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और वो रेस्टोरेंट अंदर से काफी लग्जरी था। जब पॉल बुक किए हुए अपने टेबल के बारे में पूछता है, तब वो आदमी पॉल से कहता है कि आपका टेबल बुक है और जल्दी आपको बुलाया जाएगा। असल में उस जगह टेबल कम और आदमी ज्यादा थे। तब आयरिस और पॉल उस रेस्टोरेंट में इधर उधर घूमने लगते हैं, जिसके बाद पॉल आयरिस के लिए सैंपल लेने जाता है। जब वो सैंपल आयरिस को देता है तो उसे उल्टी आने लगती है। वो भागकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वो लोगों की भीड़ से गुजरती है जहाँ बहुत से लोग डांस कर रहे थे और वो पूरा फ्लोर ग्लास से बना हुआ था। और फिर तभी एक आदमी शैंपेन की बोतल के ढक्कन को खोलता है और वो ढक्कन वहाँ के एक झूमर पर लगता है, जिससे उस झूमर का एक नुकीला टुकड़ा टूटकर सीधे कांच के फ्लोर पर गिरता है, जिससे कांच के फ्लोर पर दरार पड़ जाती है। और डांस करने की वजह से वो दरार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी डेथ अपना चाल चल चुका था और चीजें धीरे धीरे बिगड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ जब आयरिस वॉशरूम की ओर जाती है, तब उसकी मुलाकात वहाँ एक आई सिंगर से होती है, जिसका नाम था एवी। और वो अपने साथ अपने बेटे को भी वहाँ लेकर आई थी। वो आयरिस को देखते ही समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। और तब वहाँ पॉल आ जाता है और उस टावर के छत पर आयरिस को लेकर जाता है। और वहाँ पर वही शरारती बच्चा था जो नीचे के तालाब से कॉइन चुराया था। वो बच्चा तालाब से उठाए कॉइन को नीचे की तरफ फेंकने वाला था, पर तभी एक गार्ड आकर उसे रोक देता है। इसके बाद पॉल आयरिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब आयरिस पॉल को प्रेगनेंसी वाली बात को बताता है, जिसे सुनकर पॉल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और पॉल उस रिंग को आयरिस के फिंगर में पहनाता है जो थोड़ा टाइट हो रहा था। और तब आयरिस की नजर उस बच्चे पर जाती है जिसको गार्ड कॉइन नीचे फेंकने से मना किया था। वो बच्चा एक कॉइन नीचे की तरफ फेंकता है और इस कॉइन का इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो हवा के कारण वो कॉइन वेंटिलेशन के अंदर घुसकर एक पंखे के साथ अटक जाता है। जब वो पंखा अपना पूरा फोर्स लगाता है घूमने के लिए, तब वो कॉइन एक पाइप से जाकर टकराता है, जिससे गैस का पाइप फट जाता है और वहाँ पर गैस लीकेज होने लगता है। और डेथ अपना मौत का सेट रेडी कर रहा ताकि कोई भी जिंदा बचकर वहाँ से भाग न सके। दूसरी तरफ पॉल और आयरिस वो दोनों काफी खुश थे और वो दोनों भी क्रैक हो रहे फ्लोर के ऊपर सभी लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं, जिससे नीचे सभी नट्स एक एक कर अपने आप खुलने लगता है। और फिर आयरिस को वहाँ कुछ फील होने लगता है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आयरिस कुछ समझ
आती उससे पहले ही कांच का फ्लोर टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिरकर इधर उधर टकराते हुए मारे जाते हैं। मगर पॉल टूटे हुए कांच के फ्लोर के टुकड़े को पकड़कर लटका हुआ था और उसके हाथों से खून निकल रहा था और फिर वो टुकड़ा भी टूट जाता है और वो भी नीचे गिरकर मारा जाता है। यह देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे एक लेडी खाना बनाते एक शेफ के साथ टकरा जाती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और वो लेडी उस लीकेज हुए गैस के संपर्क में आ जाती है, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और आधे से ज्यादा लोग उस आग में जलकर मारे जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करते हैं मगर वहाँ की दीवारें टूट जाती है और एक बच्चे को छोड़कर सभी लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और यह वही बच्चा था जिसने कॉइन को फेंका था और उसी कॉइन की वजह से यह सब हो रहा था। उसके बाद कुछ लोग लिफ्ट से नीचे भागने की कोशिश करते हैं और काफी सारे लोग उस लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और एक आदमी लिफ्ट के दरवाजे में ही फंस जाता है। उस लिफ्ट में हद से ज्यादा लोग हो चुका था, जिसके कारण उस लिफ्ट की वायर टूट जाती है और दरवाजे के बीच फंसा वो आदमी बीच से क्रश हो जाता है। उसके बाद वो टावर एक साइड से पूरी तरह नीचे झुकने लगता है और सभी लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। एक लेडी आयरिस से मदद मांगती है मगर वो लेडी भी नीचे की तरफ गिर जाती है। सभी लोग अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और तभी वो सभी लोग ऊपर एक पियानो को देखते हैं। वो पियानो अपनी जगह पर था। अगर उस पियानो का थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो वो पियानो सीधा नीचे की तरफ गिरने वाला था और तभी वो कॉइन उस पियानो पर गिरता है, जिससे उस पियानो का बैलेंस बिगड़ता है और वो पियानो सीधा नीचे की तरफ लुढ़क जाता है और एक लेडी को क्रश करते हुए वहाँ के कांच को तोड़ देता है, जिससे सभी लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चा किसी तरह नीचे आ जाता है मगर वो पियानो सीधा उसी के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी भी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है और उस टावर का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम वहाँ एक बच्चे को देखते हैं जो एक बॉक्स से बाहर निकलता है और यह बच्चा वही है जिसकी माँ से आयरिस थोड़ी देर पहले मिली थी। आयरिस उस बच्चे को उस बॉक्स से बाहर निकालती है और अब उस टावर पर दो लोग बचे थे, आयरिस और वो बच्चा, और तभी वो पूरा टावर कोलैप्स हो जाता है। मगर आयरिस और वो बच्चा पॉल की दी हुई रिंग की वजह से अभी भी दीवार पर लटकी हुई थी, मगर आयरिस की बॉडी वेट के कारण उसकी खाल समेत रिंग वहीं रह जाती है और वो दोनों सीधा नीचे गिर जाते हैं और आयरिस के मुंह में बड़ा सा लोहे का रॉड घुसकर उसकी मौत हो जाती है। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए उठती है और यह सब उस लड़की का सपना था जो क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए सो गई थी और उस लड़की का नाम स्टेफनी था। यह सपना उसे काफी टाइम से दिख रहा था और यह सबसे वो काफी डिस्टर्ब थी और इसलिए वो इस सपने के बारे में जानने के लिए वो अपने घर जाती है ताकि उसके सवालों का जवाब मिल सके, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर यानी कि उसकी नानी को ऐसे ही सपने आया करते थे। मगर उसकी फैमिली के सभी लोग उसे पागल समझते थे। जब स्टेफनी अपने घर जाती है तो उसकी फैमिली में 3 लोग थे, स्टेफनी, उसके पिता मार्टी और उसका भाई चार्ली और उसकी मदर डार्लिन, और वो बहुत ही पहले घर छोड़कर जा चुकी थी जब स्टेफनी और उसका भाई 10 साल का था। स्टेफनी अपने पिता से माँ के पुराने सामान के बारे में पूछती है ताकि उन सामानों से वो अपनी नानी के बारे में कुछ जान सके, मगर उसके पिता कहते हैं कि उसकी माँ के जाने के बाद उसके सारे सामान को वो फेंक दिया है। तब वो अपने अंकल यानी कि अपने मामा के घर जाने का फैसला करती है ताकि वो वहाँ से शायद उसकी नानी का पता मिल सके कि वो अभी कहाँ रहती है, और फिर वो अपने भाई के साथ अपने अंकल के घर निकल जाती है। स्टेफनी के अंकल के फैमिली में 5 मेंबर थे, अंकल हावर्ड, आंटी ब्रेंडा, 2 भाई एरिक, बॉबी और उसकी बहन जिसका नाम था जूलिया। स्टेफनी सीधा अपने अंकल के पास जाती है और अपने नानी के बारे में पूछती है। हावर्ड उसे बताता है उसकी नानी पागल हो चुकी थी और अजीबोगरीब हरकतें करती थी। जब मैं और तुम्हारी माँ छोटे थे तब तुम्हारी नानी हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी और ना ही स्कूल जाने देती थी और ना किसी के साथ बात करने देती थी और हर वक्त उसे मौत का खौफ रहता था। और फिर एक दिन वो हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। उसके अंकल बताते हैं कि तुम अपनी नानी से दूरी रहो तो अच्छा है, और यह बोलकर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तब स्टेफनी अपनी आंटी ब्रेंडा से नानी के एड्रेस के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि उसे भी 50 साल पुराने अपनी नानी की सपने आ रहे हैं। ब्रेंडा उसे बताना तो नहीं चाहती थी मगर स्टेफनी के रिक्वेस्ट के कारण उसे बताना पड़ता है। एड्रेस मिलने के बाद स्टेफनी कार लेकर उस एड्रेस पर निकल जाती है और उसकी नानी दूर दराज जंगलों के बीच इंसानों की आबादी से दूर एक लकड़ी के बने हुए केबिन में रहती थी। उसकी नानी खुद को उस केबिन में आइसोलेट करके रखी थी और ना ही उससे कोई वहां मिलने आता था और ना ही वो उस केबिन से बाहर निकलती थी। वो स्टेफनी को भी वहां से भगाने लगती है क्योंकि वो स्टेफनी को पहचानती नहीं थी। तब स्टेफनी अपनी नानी को बताती है कि वो उसकी बेटी की बेटी यानी कि उसकी नातिन है। यह सुनकर उसकी नानी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि बरसों बाद उससे उसकी फैमिली से कोई उससे मिलने आया था। उसकी नानी स्टेफनी को बोलती
बोलती है, अंदर आने से पहले तुम्हारे पास जितने भी सामान है उसे उस बॉक्स में रख दो। यह सुनकर स्टेफनी नानी से कहती है कि आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ का गेट खुल जाता है और स्टेफनी केबिन के दरवाजे को नॉक करती है और वहीं दीवार पर आग बुझाने वाली एक सिलेंडर को देखते हैं। जब स्टेफनी दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तो उसकी नानी उस दरवाजे को जल्दी से बंद करने के लिए कहती है। स्टेफनी उस दरवाजे को काफी तेजी से बंद करती है, जिससे दीवार पर टंगा वो सिलेंडर नीचे गिर जाता है, जिसका मतलब था मौत स्टेफनी के पीछे पीछे उस केबिन तक आ चुका था और मौत उसकी नानी का वेट केबिन के बाहर कर रहा था। उसकी नानी स्टेफनी को देखकर बहुत ही खुश होती है और उससे अपनी बेटी डार्लिन के बारे में पूछती है। स्टेफनी बताती है जब वो छोटी थी तब उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर उसे काफी दुख होता है। उसके बाद वो स्टेफनी से पूछती है तो बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो। तब वो बताती है कि मुझे भी आपकी तरह सपने दिखाई दे रहे हैं और सपने में एक स्काईव्यू नाम का टावर के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं और लास्ट में एक बच्चा और एक लेडी बचता है, मगर पूरा टावर कोलैप्स होने के कारण वो दोनों भी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तब उसकी नानी बताती है तुमने अपने सपने के लास्ट में जिस लेडी और बच्चे को मरते हुए देखा वो और कोई नहीं बल्कि मैं थी और वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक पे जाती है जब आयरिस होने वाली दुर्घटना को पहले ही अपने सपने में देख चुकी थी, जहाँ पॉल उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और वो अपने सामने उसी बच्चे को देखती है जो कॉइन नीचे फेंकने वाला था। यह देखकर वो समझ जाती है कि जो उसने अपने सपने में दिखा था वही अब होने वाला है। सबसे पहले वो उस बच्चे को उस कॉइन को फेंकने से रोकती है और भागकर नीचे जाती है और सभी लोगों को बताती है कि यह पूरा टावर कोलैप्स होने वाली है। जब सभी लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो वो कांच का पूरा फ्लोर क्रैक हो चुका था जो कभी भी टूट सकता था। यह देखकर सभी लोग उसी समय उस टावर से नीचे आ गए थे, जिससे उन सभी लोगों की जान बच गई थी। और तब आयरिस कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब जिसकी मौत आती है उसे जाना पड़ता है और यही सच्चाई है। मगर मेरे कारण डेथ अपना काम पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए डेथ दोबारा से वापस आया है अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए और वो उन सभी को मार दिया जो उस हादसे में बच गए थे। और फिर मौत ने पॉल को भी मार दिया, मगर वो मौत को चकमा देकर अभी भी जिंदा है और उसने इतने सालों से हादसे में मरे लोगों की मौत की स्टडी की है और यही वजह है कि वो आज तक मौत को चकमा देकर अभी भी जिंदा है। और अगर वो इस केबिन से कभी भी बाहर निकली तो उसकी मौत पक्की है और अगर वो मरी तो उसकी फैमिली को मरने से कोई नहीं रोक सकता और इसी वजह से वो खुद को इस केबिन में कैद करके रखी है। आयरिस उसे भी अपने साथ उस केबिन में रुकने के लिए कहती है और जब स्टेफनी उसकी बात को नहीं मानती है तो उसे फोर्स करने लगती है। तब स्टेफनी को लगता है कि सभी लोगों का कहना ठीक था, आयरिस सच में एक पागल लेडी है और वो जल्दी से उठकर उस केबिन से बाहर निकल जाती है। आयरिस उसे अपनी रिसर्च वाली बुक ले जाने के लिए कहती है और उससे कहती है यह बुक तुम्हें मौत से बचने का रास्ता बताएगा, मगर स्टेफनी को उसकी बातें बचकानी लगती है। तब आयरिस अपने आसपास के चीजों को सेंस करती है और वह समझ जाती है कि डेथ अपना चाल चल चुका है और आज उसकी आखिरी दिन है। आयरिस अपनी फैमिली को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, इसी कारण वो उस केबिन से बाहर निकल जाती है और स्टेफनी को वो बुक देते हुए कहती है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, अपनी आंखों से देखोगी तब तो यकीन करोगी। और उसे कहती है देखो मौत कैसे मारती है। आयरिस स्टेफनी को पीछे हटने के लिए कहती है और स्टेफनी से कहती है वो मुझे लेने आ चुका है। और तभी केबिन के ऊपर से वेदर वैन नीचे सिलेंडर के ऊपर गिरता है और वो सिलेंडर पूरी फोर्स से वेदर वैन को आयरिस की तरफ पुश करता है और लोहे का बना वेदर वैन सीधा उसके सर को फाड़कर उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और आयरिस के सर से निकला खून स्टेफनी के फेस को पूरी तरह से भर देता है। स्टेफनी अपनी आंखों के सामने आयरिस की इतनी भयानक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है और तब उसको आयरिस की बात पर यकीन होता है। उसके बाद हम आयरिस के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ सभी लोग काफी दुखी थे। स्टेफनी आयरिस की सभी बातें अपनी फैमिली को बताती है, मगर वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन सभी को तो यही लग रहा था कि आयरिस एक पागल लेडी थी। मगर स्टेफनी को आयरिस की बातों पर यकीन हो चुका था और अब डेथ उसकी फैमिली के हर एक मेंबर को मारने वाला था, क्योंकि आयरिस की पूरी फैमिली आयरिस की वजह से ही जिंदा थी। जो कि अब आयरिस मर चुकी है तो ये लोग भी बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। और फिर तभी वहाँ स्टेफनी की मॉम डार्लिन वहाँ आती है और वहाँ वो अपनी माँ आयरिस की मौत की खबर सुनकर आई थी। स्टेफनी अपनी माँ को देखकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि अपनी माँ से वो नफरत करती थी, मगर उसका भाई हावर्ड उसका वेलकम करता है क्योंकि वो अपनी बहन से काफी सालों बाद मिल रहा था। टूर्नल खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर जाते हैं। हावर्ड अपने बहन की घर आने की खुशी में वो एक छोटा सा पार्टी रखता है। हावर्ड अपनी फैमिली को बताता है कि उसकी माँ आयरिस अपनी पूरी जिंदगी डर के साये में जी और हमेशा मौत से डरती रही, मगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे
आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मरना एक न एक दिन सबको है। तो इसीलिए जिंदगी को खुलकर जियो। उसके बाद सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। बॉबी ड्रिंक के लिए गिलास को रख रहा था और तभी गलती से एक गिलास गिरकर टूट जाता है। बॉबी टूटे हुए कांच को साफ कर देता है, मगर कांच का एक टुकड़ा बर्फ में चला जाता है। इसका मतलब डेथ उस फैमिली को मारने के लिए अपना सेट रेडी कर रहा था और फिर वो कांच का टुकड़ा किसी एक के ग्लास में चला जाता है। दूसरी तरफ स्टेफनी अपनी नानी की दी हुई रिसर्च बुक को स्टडी कर रही थी और उसमें जितने भी लोगों की मौत हुई थी उन सभी के मरने की डेट उस बुक में थी। और फिर तभी उसे अपने आसपास कुछ महसूस होता है और अचानक से ही उसकी फैमिली की फोटो गिरकर टूट जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी फैमिली में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वह तुरंत कार लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग एंजॉय और मस्ती कर रहे थे। बॉबी टेम्पोलिन के ऊपर कूद रहा था और वो कांच का टुकड़ा स्टेफनी के डैड के ड्रिंक में था। बॉबी अपने पिता हावर्ड को बुलाता है ताकि वो भी उनके साथ जंप करे। तब हावर्ड भी जंप करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेफनी के पिता उस ड्रिंक को पीने वाले थे कि तभी हावर्ड को टेम्पोलिन पे जंप करता देख वो ड्रिंक को नीचे रख देता है और उसे देखने लगता है। और फिर तभी गलती से ब्रेंडा बियर की बोतल को नीचे गिरा देती है, जिससे वहां रखा मशीन ऑन हो जाता है और उस मशीन के पाइप में हवा भरने लगती है, जिससे लॉन साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट कभी भी गिर सकता था। और फिर वहां स्टेफनी भी आ जाती है और वहां के हर एक मोमेंट को अच्छे से देखने लगती है। और तभी टेम्पोलिन फट जाता है, जिससे जूलिया का ध्यान भटकता है और उससे कांच वाला ड्रिंक नीचे गिर जाता है। और फिर हावर्ड जैसे ही आगे बढ़ता है वो कांच का टुकड़ा उसके पैर के आर पार हो जाता है और वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। तभी रैक नीचे गिरकर घास काटने वाली मशीन को ऑन कर देता है और वो मशीन हावर्ड के फेस को पूरी तरह से क्रश कर देता है, जिससे हावर्ड की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। हावर्ड के मरने के बाद पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली गई थी और स्टेफनी सबको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हावर्ड की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह सब डेथ पहले से ही प्लान किया था और उस दिन टावर में जितने भी लोग थे उन सभी को मरना था, जो उन सभी के नसीब में लिखा हुआ था। मगर आयरिस ने उन सभी को बचा लिया था, जिसके बाद उन सभी के बच्चे हुए और फिर उनके भी बच्चे के बच्चे हुए, जैसे कि हम लोगों को तो पैदा भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उस दिन हमारे नाना नानी उस हादसे में मारे जाते तो ना अंकल हावर्ड पैदा होते और ना मेरी माँ और ना कभी हम लोग पैदा होते। इसलिए डेथ पूरे ब्लड लाइन को ही खत्म करने आया है और अब हम लोगों की बारी है। सबसे पहले आयरिस और उसके बाद अंकल हावर्ड की फैमिली, जैसे कि एरिक, जूलिया और बॉबी, और उसके बाद मेरी माँ की बारी है। मेरी माँ के मरने के बाद मेरी बारी और फिर लास्ट में मेरे भाई चार्ली की। स्टेफनी बताती है अगली बारी अब एरिक की है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। सभी लोगों को यह लग रहा था कि वो भी आयरिस की तरह पागल हो रही है। उसके बाद सभी उठकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एरिक को अपनी टैटू वाली दुकान में देखते हैं। वो अपनी डैड के मौत से काफी दुखी था, इसीलिए वो अपनी डैड की याद में सैड सॉन्ग पूरी लाउड में बजा रहा था और अपने हाथों में डैड नाम का टैटू बना रहा था। एरिक ने म्यूजिक काफी लाउड बजाया था, जिसकी वजह से वहाँ रखा खोपड़ी वाला पुतला जोर जोर से हिलने लगा था। उसके बाद वो एक केमिकल लेता है और वहाँ की सफाई करने लगता है और वह जिस केमिकल से वहाँ की सफाई कर रहा था वह फ्लेमेबल लिक्विड था कि तभी वो खोपड़ी वाला पुतला अपने आप ही गिर जाता है और वह लुढ़कते हुए एक कांच की बोतल को नीचे गिरा देता है। एरिक जैसे ही अपने चेयर से उठता है उस चेयर से वो केमिकल वाला जार नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर कांच के टुकड़े को सफाई कर रहा था कि तभी पंखे से लगा चेन टूटकर उसके नाक वाली रिंग में फंस जाती है और वह रिंग ऊपर की तरफ उठने लगती है। वो इस रिंग को खोलने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। एरिक को काफी दर्द हो रहा था क्योंकि वह चेन उसकी नाक के रिंग को खींच रहा था और तभी उसके पैर से लगकर एक लैंप नीचे गिर जाता है और नीचे उस केमिकल की वजह से आग लग जाती है। मगर वह पंखे की चेन को किसी तरह से अपनी नाक के रिंग से निकाल लेता है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो आग में गिर जाता है और हमें बस उसकी चीखें ही सुनाई देती है। अगली सुबह स्टेफनी को एरिक की काफी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। स्टेफनी चार्ली को लेकर एरिक के दुकान पर जाने वाली थी कि तभी एरिक उसके कार के सामने आ जाता है। स्टेफनी एरिक को बोलती है मैंने न्यूज़ में देखा तुम्हारी दुकान में आग लगी थी। तब एरिक बताता है कि उसने लेदर वाली जैकेट पहनी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ और तभी स्टेफनी को अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो वहाँ दो बच्चे को फुटबॉल खेलते हुए देखती है और तब तक वह सभी घर आ जाते हैं। जॉगिंग के लिए जूलिया घर से बाहर निकलती है और तभी वहाँ कचरा उठाने वाली एक ट्रक आता है। स्टेफनी एरिक को उस ट्रक से भी दूर रहने के लिए कहती है और फिर वो ट्रक गार्बेज बैग उठाकर आगे बढ़ जाता है।
जाता है। जिसके बाद जूलिया जॉगिंग के लिए चली जाती है। जूलिया जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है, जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे वो फुटबॉल काफी तेजी से उसके सर पर लगता है और जूलिया डस्टबिन के अंदर गिर जाती है। जिसके बाद वो ट्रक जूलिया समेत उस कचड़े को ट्रक के अंदर डाल देता है। यह देखकर सभी लोग उस ट्रक के पीछे भागते हैं। एरिक उस ट्रक वाले को आवाज लगाता है मगर वो ट्रक वाला गाना सुनने में बिजी था। स्टेफनी किसी तरह उस ट्रक पर चढ़ जाती है और जूलिया के हाथ को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करती है और तब तक ट्रक के अंदर लगा मशीन जूलिया की बॉडी को स्टेफनी की आंखों के सामने ही क्रश कर देता है और उसकी बॉडी से हाथ उखड़कर स्टेफनी के हाथ पे आ जाता है और इस तरह जूलिया भी बहुत ही भयानक मौत मारी जाती है। जूलिया की ऐसी भयानक मौत देखकर सभी लोग डिप्रेशन में थे और उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जो स्टेफनी ने कहा था वो सब सच हो रहा था। मगर जूलिया की मौत की जिम्मेदार स्टेफनी खुद को मान रही थी क्योंकि उसके हिसाब से एरिक को मरना था और अगर वो जूलिया का ध्यान रखती तो शायद जूलिया जिंदा होती। और तब जूलिया की माँ सबको एक शॉकिंग बात बताती है कि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर था और एरिक उसी का बेटा है, जिसका मतलब था एरिक इस ब्लड लाइन का हिस्सा है ही नहीं और इसी कारण जूलिया मारी गई। यह सुनकर एरिक अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि आज तक वो जिसको अपना डैड मान रहा था वो उसका डैड नहीं था और अब जूलिया के मरने के बाद बॉबी की बारी थी। तब स्टेफनी बताती है कि उस बुक में मैंने जेबी नाम के एक आदमी के बारे में पढ़ा है जो डेथ को आयरस की तरह चकमा देकर अभी तक जिंदा है और यह शायद हमारी मदद कर सकता है और वो आदमी एक हॉस्पिटल में काम करता था। जिसके बाद वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल में जाकर जेबी से मिलते हैं और इस आदमी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जब वो लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वो आदमी उन लोगों के बोलने से पहले ही उन सभी की कुंडली खोल देता है। वो स्टेफनी को बताता है आयरस, हावर्ड और जूलिया ये तीनों मारे गए हैं और अब किसकी बारी है। सभी लोग बॉबी की तरफ उंगली करते हैं। तब वो आदमी बताता है कि आयरस ने ही उसकी जान बचाई थी। उस दिन स्काई व्यू टावर में जो बच्चा बच गया था वो मैं ही था और आज मैं आयरस की वजह से ही जिंदा हूँ और अगर तुम्हें डेथ को कुछ टाइम के लिए हराना है तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, सामने वाले को मार दो जिससे उसकी उम्र तुम्हें मिल जाएगी या फिर तुमको मरकर दोबारा से जिंदा होना होगा। वो बताता है कि किम्बरली नाम की एक लेडी जिसको हार्ट अटैक हुआ था और उसकी जान चली गई थी मगर डॉक्टर्स ने उसे सीपीआर देकर दोबारा से जिंदा कर दिया था और इस तरह उसने मौत के चक्रव्यूह को तोड़ा था और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और वो उन सभी से कहता है कि मेरा भी वक्त खत्म होने वाला है, मैं भी बीमार हूँ और मुझे कैंसर है। ये जिंदगी बहुत ही कीमती है, इसके एक एक पल को खुलकर जियो, क्या पता कब किसकी मौत आ जाए। और यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद एरिक बॉबी को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि एरिक को उस आदमी का दूसरा आइडिया ट्राई करना था। एरिक बॉबी को लेकर उस हॉस्पिटल के चॉकलेट वाले वेंडिंग मशीन के पास लेकर जाता है और उसके लिए पीनट वाला चॉकलेट बार निकालता है और पीनट से बॉबी को एलर्जी थी। असल में एरिक का आइडिया यह था कि वह पीनट वाला चॉकलेट बॉबी को खिलाता जिससे उसका तबीयत बिगड़ता और उसे हार्ट अटैक आती और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती और वह तुरंत बॉबी को डॉक्टर के पास ले जाता जहां डॉक्टर उसे सीपीआर देकर जिंदा कर देता। जिसके बाद वो उसे लेकर एक कमरे में जाता है और उस कमरे में एमआरआई मशीन थी। वो बॉबी को उस कमरे में रुकने के लिए कहता है और बाहर चला जाता है। वो दरवाजे को काफी तेजी से बंद करता है जिससे बोर्ड नीचे गिरता है और एमआरआई मशीन को ऑन कर देता है। दूसरी तरफ स्टेफनी उन दोनों को हर जगह ढूंढ रही थी। उसके बाद एरिक एक ओल्ड लेडी के पास जाता है और उसके पास रखा व्हील चेयर लेकर बॉबी के पास आता है और उसी व्हील चेयर की मदद से वो बॉबी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाने वाला था और उधर एमआरआई मशीन में मैग्नेटिक पावर बढ़ता जा रहा था और इस बात का भनक उन दोनों को नहीं था कि डेथ अपना चाल चल चुका था। एरिक बॉबी को चॉकलेट खाने के लिए कहता है। बॉबी जब उस चॉकलेट को खाता है तो पहले तो उसे कुछ नहीं होता और फिर कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उधर एमआरआई मशीन की मैग्नेटिक पावर पूरी हाई हो जाती है और एरिक के बॉडी में जितने भी लोहे के रिंग थे वह सब उसकी बॉडी से निकलकर उस मशीन में चिपक जाती है और फिर उसके पीछे रखा व्हील चेयर के साथ उसकी बॉडी बीच से टूटकर एमआरआई मशीन के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद वो मशीन जितने भी उस हॉस्पिटल में लोहे की बनी चीजें थी उन सभी को अपनी तरफ खींचने लगता है और फिर तभी वेंडिंग मशीन से स्प्रिंग निकलकर बॉबी के सर में घुस जाता है और इस तरह हावर्ड की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। और अब बारी थी डार्लिन और उसके बच्चों की। तब डार्लिन कहती है मौत से बचने का एक ही रास्ता है, आयरस का वो केबिन, क्योंकि आयरस उस केबिन में सालों से जिंदा थी। डार्लिन उस केबिन में रहने का फैसला करती है क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो उसके दोनों बच्चे जिंदा रहेंगे।
और फिर इसी दौरान स्टेफनी के बैग से वो कॉइन गिर जाता है, जिस कॉइन से स्काई व्यू टावर पर वो हादसा होने वाला था। और वो कॉइन लुढ़कते हुए एक लेडी को मिलता है और वो लेडी उस कॉइन को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद वो तीनों केबिन की तरफ निकल जाते हैं, मगर डेथ उन लोगों के पहुंचने से पहले ही अपना जाल बिछा चुका था और वो किसी भी हालत में डार्लिन को उस केबिन के अंदर घुसने देने वाला नहीं था। स्टेफनी समझ चुकी थी कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो अपनी माँ को जल्दी से केबिन के अंदर जाने के लिए कहती है। उसकी माँ भागकर केबिन के दरवाजे को जैसे ही खोलती है, केबिन के अंदर गैस लीकेज हो रहा था और तभी वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरा केबिन पूरी तरह तबाह हो जाता है। स्टेफनी वैन समेत पानी में गिर जाती है और चार्ली मलबे के नीचे दब जाता है और तभी वहाँ उसकी माँ आती है, जो अभी भी जिंदा थी मगर उसका पूरा बॉडी जल चुका था। वो किसी तरह चार्ली को वहाँ से बाहर निकालती है और अपनी बहन की मदद करने के लिए उसे कहता है, जो वैन के साथ पानी में डूबकर मर रही थी। और फिर तभी वहाँ बड़ा सा लैंप पोस्ट उसके सर पर गिरता है, जिससे वो भी मारी जाती है। यह देखकर चार्ली बहुत ही दुखी होता है, मगर उसको अपनी बहन को बचाना था। वह जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है और सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टेफनी का सीट बेल्ट लॉक हो चुका था, जिसके कारण वो पानी में डूब रही थी। तब चार्ली एक चाकू लेता है और सीट बेल्ट को काटने लगता है, मगर तब तक स्टेफनी की सांसें रुक चुकी थी। चार्ली किसी तरह स्टेफनी को पानी से बाहर निकालता है और उसे सीपीआर देकर दोबारा से जिंदा करता है और फाइनली उन दोनों की जान बच जाती है, क्योंकि स्टेफनी मरकर दोबारा से जिंदा हुई थी, जिससे स्टेफनी डेथ के श्राप से बच जाती है। और जब तक स्टेफनी जिंदा रहेगी चार्ली को भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद सीन कट होता है और हम स्टेफनी और उसकी फैमिली को देखते हैं और वो तीनों काफी खुश थे, क्योंकि आज चार्ली का ग्रेजुएशन सेरेमनी था और स्टेफनी भी उसके साथ जाने वाली थी। जिसके बाद दोनों भाई बहन उस सेरेमनी पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी लेडी को देखते हैं जिसने स्टेफनी के कॉइन को उठाया था और वो लेडी सामान लेते वक्त उस कॉइन को नीचे गिरा देती है और वो कॉइन लुढ़कते हुए रेल के पटरी के बीचों बीच जाकर फंस जाता है और वो ट्रेन की पटरी चेंज नहीं हो पाती है। और दोस्तों, इसी पटरी को दिखाते हुए मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। उधर सेरेमनी में स्टेफनी के पिता के साथ उसके फ्रेंड डॉक्टर एरिक आए थे। वो स्टेफनी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना चार्ली ने तुम्हारी जान बचाई थी। तब स्टेफनी कहती है, जब मैं पानी में डूब गई थी तब चार्ली ने मेरी जान बचाई थी। तब डॉक्टर एरिक कहता है, तुम मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हुई थी। और यह सुनकर उन दोनों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यानी कि अभी भी उन लोगों के ऊपर डेथ का श्राप था। और दूसरी तरफ उसी पटरी पर काफी तेजी से एक मालगाड़ी आ रही थी। स्टेफनी को एहसास हो जाता है कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और फिर तभी वह ट्रेन पटरी से उतरकर सब कुछ तोड़ते हुए उन दोनों के पीछे आने लगती है, मगर वो ट्रेन उन दोनों को कुचल नहीं पाती है। और यह ट्रेन एक लॉगिंग ट्रेन थी और लॉगिंग से ही वो दोनों भाई बहन कुचल कर मारे जाते हैं और इस तरह डेथ पूरे ब्लड लाइन को ही खत्म कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस मूवी से जुड़े कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में जितने भी पार्ट्स आए हैं ये उन सभी मूवीज का प्रीक्वल पार्ट है, यानी कि इस फ्रेंचाइज का यह सबसे पहला पार्ट है। और 2000 से 2011 तक जितनी भी मूवीज आई थी उसमें जितने भी लोग मारे गए थे वे सभी इस ब्लड लाइन के हिस्सा थे। उस दिन आयरिस ने उस टावर में होने वाले हादसे को रोक दिया था और उस हादसे में जितने भी लोग मरने वाले थे उन सभी की जान बच गई थी। जिसके बाद उसके बच्चे हुए और उनके भी बच्चे के बच्चे हुए। 2000 से 2011 तक जितनी भी मूवीज आ चुकी थी वो सभी मूवीज इस ब्लड लाइन का हिस्सा है और जितने भी उन मूवीज में हादसे हुए थे आयरिस उन सभी को अपनी रिसर्च बुक में लिखा था और वहां से भी यह पता चलता है कि यह मूवीज इस फ्रेंचाइज का प्रीक्वल है। और इस मूवी में हमने जेबी नाम के एक आदमी को देखा था और वो आदमी बताता है कि उसको कैंसर था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस आदमी का नाम टोनी टोड है, जो एक जाने माने अमेरिकन एक्टर है। आप सभी ने इन्हें बहुत से मूवीज में देखा होगा और यह मूवी उनकी आखिरी मूवी थी, क्योंकि उनको स्टोमक कैंसर था जिसके कारण उनकी डेथ 6 नवंबर 2024 को हो गई थी और इसीलिए इस मूवी में जेबी के डेथ को नहीं दिखाया गया है। और IMDb पर इस मूवी को 7.1 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी बेहतर है। और इस मूवी का बजट $50 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस यह मूवी 110.7 मिलियन की कमाई की। तो दोस्तों, ये था इस मूवी से जुड़े कुछ डिटेल्स। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।